दोस्तों नमस्कार, मैं तेजेंद्र फुलारा एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने इस YouTube चैनल ज्ञान स्टडी विद फुलारा में, जिसमें हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारियाँ पढ़ते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं लोकसभा से संबंधित वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। इसलिए मेरे इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़ें और समझें। यदि ये प्रश्न आपको पसंद आए तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इन प्रश्नों के बारे में अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं लोकसभा से संबंधित वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? दोस्तों, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा दिए गए वोटों के आधार पर होता है, इसलिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन जो है वो है लोकसभा। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? दोस्तों, मूल संख्या से मतलब कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, और इसका जो उत्तर है वो है 552। 552 जो है वो अगर हम डीपली देखें तो 552 की जो ब्रेकअप बनती है वो बनती है 530 जमा 13 जमा 7 जमा 2। 530 वो सदस्य हैं जो राज्यों से चुनकर आते हैं, 13 वो सदस्य हैं जो वर्तमान भारत में हमारे यूनियन टेरिटरी राज्यों से चुनकर आते हैं, 7 वो सदस्य हैं जो आज तक की लोकसभा में कभी आए नहीं मगर इनके लिए जो है सीट जो है वो छोड़ी गई हैं। मतलब ऐसे 7 सीटें जो अभी पाक ओरिएंटेड कश्मीर में हैं वो इन 7 सीटों में आती हैं। इन 2 सीटों के लिए जो है निर्वाचन जो है चुनाव जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इन 2 सीटों को आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों के द्वारा लोकसभा में चुना जाता है। दोस्तों, लोकसभा में अगर प्रश्न आए कि किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं तो आपका जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? दोस्तों, यहाँ पर आपको एक जानकारी दूंगा कि जो लोकसभा में हमारी 552 सीटें हैं इनके लिए जो आवंटन किया गया है जनसंख्या के आधार पर वो किया गया है 1971 की जनगणना के आधार पर। दोस्तों, जो 1971 की जनगणना हुई थी उसके आधार पर 552 सीटों की जो है व्यवस्था की गई और यह जो व्यवस्था है यह 2026 तक के लिए की गई है। दोस्तों, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा में जो सीटों का आवंटन किया गया है वो कब तक के लिए किया गया है, तो आप कह सकते हैं कि 2026 तक के लिए किया गया है। दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? ये तो आप सभी जानते हैं कि हम अगर 18 साल के हो जाएं तो हमें वोट करने का अधिकार है, मगर लोकसभा में चुनाव लड़ने का जो अधिकार दे रखा है वो एक 25 वर्षीय व्यक्ति को दे रखा है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? दोस्तों, यह तो आप सबको ही जाहिर होगा कि अभी तक हमारे लोकसभा में जितने भी हमारे प्रधानमंत्री आए हैं वो अधिकतर उत्तर प्रदेश से ही आए हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि अभी तक सबसे अधिक जो प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। किन बड़े राज्यों में लोकसभा की सीटें समान हैं? दोस्तों, जैसा कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि जनसंख्या के आधार पर जो है लोकसभा की सीटें आवंटित होती हैं, तो इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश व पश्चिमी बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा की सीटें समान हैं। अगर बात करें लोकसभा के सदस्यों की संख्या किन राज्यों की सबसे कम है,
तो दोस्तों नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम जो 7 सिस्टर्स की लाइन में आते हैं, 7 सिस्टर्स में आते हैं, इन राज्यों में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है। दोस्तों लोकसभा का नेता कौन होता है? आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का नेता लोकसभा अध्यक्ष जो है वो होता है। दोस्तों आप यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा कि कई बार जो प्रश्न में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा में किसका प्रतिनिधित्व करता है, कैसे प्रतिनिधित्व करता है। तो आप कह सकते हैं कि लोकसभा में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के नाते जो है प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जो है जरूरी होते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी लोकसभा में 3 जो है वो सत्र होते हैं। सबसे पहला सत्र बजट सत्र होता है, दूसरा सत्र जो होता है मानसून होता है, और तीसरा सत्र जो होता है वो शीतकालीन सत्र होता है। और इन तीनों सत्रों में से कम लोकसभा में 2 सत्र होने बहुत ही जरूरी हैं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? दोस्तों वैसे तो लोकसभा जो है वो हर 5 साल बाद जो है उसका जो कार्यकाल है समाप्त हो जाता है, मगर अगर प्रधानमंत्री अपनी सलाह दे तो राष्ट्रपति लोकसभा को लोकसभा कार्यकाल से पहले भी समाप्त कर सकता है। दोस्तों वो कौन सा ऐसा बिल है जो केवल लोकसभा में ही पास होता है? दोस्तों केवल वित्तीय बिल जो है, मतलब वित्त से संबंधित जो बिल है वो केवल लोकसभा में ही पास होता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव वह प्रस्ताव होता है जब किसी एक सांसद के द्वारा 50 सांसदों की सहमति से लोकसभा अध्यक्ष के पास लिखित रूप में एक निवेदन किया जाता है कि सरकार जो है वो विश्वास मत हासिल करे। तो सरकार को विश्वास मत हासिल करना पड़ता है, और यह जो अविश्वास प्रस्ताव होता है यह अपोजिशन पार्टी के द्वारा जो है वो दिया जाता है। और इसका उत्तर यही होगा कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो केवल लोकसभा में आता है। दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि जो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो सरकार गिरी थी वो गिरी थी, आज तक एक ही बार गिरी है, वो गिरी है विश्वनाथ प्रताप सिंह के दौरान। और दोस्तों एक जो प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव कितनी बार लोकसभा में लाया जा सकता है? तो दोस्तों पूरे लोकसभा के एक पूरे कार्यकाल में, मतलब कि 5 साल के कार्यकाल में केवल एक बार ही जो है वो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता के संबंध में कौन निर्णय लेता है? तो दोस्तों अगर कोई सदस्य योग्य है या अयोग्य है उसके लिए निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है। दोस्तों अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष किसे कहा जाता है? आपने एक जो है टर्म पढ़ी होगी, उसे हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो दोस्तों अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। हालांकि संविधान में प्रोटेम स्पीकर नाम से कोई भी शब्द जो है मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी जो प्रोटेम स्पीकर है उसकी एक नियुक्ति होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों एक प्रश्न बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो पूछा जाता है कि अगर लोकसभा का कोई सदस्य गैर हाजिर रहे तो कितने दिनों तक गैर हाजिर रहने पर जो है, अनुपस्थित रहने पर जो है वो लोकसभा के सदस्य को अयोग्य करार जो है दिया जाता है। दोस्तों इसकी जो लिमिट है वो है 60 दिन। मतलब कि अगर कोई लोकसभा का सदस्य 60 दिन बिना बताए, बिना किसी कारण बताए लोकसभा से अनुपस्थित रहता है तो वो जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा अयोग्य करार दे दिया जाता है। दोस्तों मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा मंत्रिपरिषद के बारे में कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर जो है आते हैं।
कैबिनेट मिनिस्टर मतलब देखिए हर एक जो हमारा मिनिस्ट्री है उस मिनिस्ट्री में जो है दो तरह के जो है मिनिस्टर होते हैं, एक जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं और एक जो है सेंटर मिनिस्टर होते हैं। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो सेंटर मिनिस्टर होते हैं और जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं उस डिपार्टमेंट के, उस मिनिस्ट्री के, उन्हें हम जो है स्टेट मिनिस्टर कह देते हैं। तो दोस्तों मंत्री परिषद में जो आते हैं वो आते हैं प्रधानमंत्री और स्टेट मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर, और ये सभी जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? ऐसा केवल आपातकाल की स्थिति में होता है। और आपको यहाँ एक जानकारी और देता हूँ कि आपातकाल केवल लोकसभा में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, और 1 वर्ष तक अगर ये आपातकाल लगता है तो उसके तुरंत 6 महीने के बीच में लोकसभा के जो इलेक्शन करवाने बहुत जरूरी होते हैं। दोस्तों एक प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है और यहाँ पर जो है वो आप याद कर लीजिए कि किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल जो है वो एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया। दोस्तों सन 1976 में लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 2 बार बढ़ाया गया, मतलब कि 6 महीने के 2 जो हैं टाइम पीरियड जो हैं वो एक्सटेंड किए गए लोकसभा के लिए। दोस्तों एक जो व्यक्ति है अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है हाँ। मतलब अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है वह लोकसभा में भी अपना वक्तव्य दे सकता है। तो दोस्तों आज आपने कुछ ऐसे प्रश्न जो हैं वो समझे, डिस्कस किए, जो लोकसभा से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुझे आशा है कि आपने इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। दोस्तों अगर आपने मेरे इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लिया है तो आप इस वीडियो को अभी लाइक करें और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। दोस्तों अपनी अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी जिसमें हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।